नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में काफ़ी इतिहास रचा है। गीतांजलि श्री का उपन्यास रेत समाधि। जी, बिल्कुल। बहुत ही चर्चित उपन्यास रहा है ये। हाँ, और ये सिर्फ अपनी कहानी या भाषा के लिए ही नहीं, बल्कि इसलिए भी खास है क्योंकि ये हिंदी का पहला उपन्यास बना जिसे 2022 में प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। जी, और उसका अंग्रेजी अनुवाद टूम्ब ऑफ सैंड जो डेजी रॉकवेल ने किया, उसने भी कमाल किया। दोनों की बहुत चर्चा हुई। सही कहा। तो हमारे पास इस उपन्यास के प्लॉट, इसके किरदारों और इसके जो गहरे मतलब हैं, उनसे जुड़े कुछ विचार और विश्लेषण हैं। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इनके आधार पर इस उपन्यास की क्या कहते हैं परतों को खोला जाए। हाँ, समझने की कोशिश करें कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो लोगों को इतना छू गया। बिल्कुल। तो ये कहानी है क्या? मतलब ऊपर से देखें तो एक 80 साल की महिला की कहानी लगती है। पति की मृत्यु हो गई है, वो जिंदगी से जैसे मुंह मोड़ लेती हैं। लेकिन फिर अचानक वो एक ऐसी राह चुनती हैं जिसकी किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। हम्म। ये जैसे सीमाओं को तोड़ने की कहानी है, बाहर की भी और अंदर की भी। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है माँ से। हम्म। 80 साल की हैं, पति का निधन हो चुका है हम्म। और इस नुकसान के बाद वो जैसे बिल्कुल खुद को दुनिया से काट लेती हैं। हाँ, वो एक गहरे डिप्रेशन में अवसाद में चली जाती हैं। अपने कमरे में बंद, ज्यादातर वक्त बिस्तर पर पीठ फेरे लेटी रहती हैं, जैसे दुनिया से, जिंदगी से कोई मतलब ही ना रहा हो। हाँ बिल्कुल, एक तरह का ठहराव, जैसे सब खत्म। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि बस ये अंत है, जीवन का, इच्छाओं का, हर चीज का। पर कहानी का जो मजा है वो यहीं से शुरू होता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो चीज एक ठहराव या समाप्ति जैसी लगती है, वही एक नई शुरुआत का पॉइंट बन जाती है, बड़े अप्रत्याशित ढंग से। ये दिलचस्प है। मतलब वो उस खोल से बाहर आती हैं फिर? धीरे धीरे। लेकिन ये वापसी वैसी नहीं है जैसी शायद परिवार या समाज सोचता है। मतलब वो कोई चुपचाप सिर झुकाकर बैठ जाने वाली बुजुर्ग महिला बनकर नहीं लौटती। अच्छा। बल्कि वो तय करती हैं कि अब जिंदगी अपनी शर्तों पर जीनी है। हाँ। वो ऐसे काम करने लगती हैं जो जो उनकी उम्र की, उनकी स्थिति की महिला से समाज उम्मीद नहीं करता। वो नियमों को चुनौती देती हैं, लोगों की सोच पर सवाल उठाती हैं। तो ये बदलाव काफी क्रांतिकारी सा लगता है फिर तो। बिल्कुल। और यही उपन्यास का एक सेंट्रल आइडिया सामने आता है कि भाई नई शुरुआत करने की, खुद को फिर से ढूंढने की कोई उम्र नहीं होती। सही बात है। ये सिर्फ उम्र की सीमा लांघना नहीं है, ये एक आत्म खोज की यात्रा है जो कभी भी शुरू हो सकती है। उनकी वो जो पहले की निष्क्रियता थी ना, हाँ। कुछ लोग मानते हैं कि वो भी शायद एक तरह का रेजिस्टेंस था, समाज की उम्मीदों से मुंह मोड़ने का, और फिर उसी से ये नई एक्टिविटी निकलती है। इस सफर में उनकी बेटी का भी रोल है सुना है, जिसका नाम ही बेटी है। हाँ हाँ, बेटी। ये नाम ही अपने आप में कितना सिंबॉलिक है। वही तो। कि इस बदलाव को जज नहीं करती, अच्छा। बल्कि वो उसे समझने की और उसमें उनका साथ देने की कोशिश करती है। ये माँ बेटी का रिश्ता फिर तो काफी खास होगा इसमें। बहुत खास है। ये वो टिपिकल रिश्ता नहीं है जहाँ बच्चे बूढ़े माँ बाप की बस सेवा करते हैं। यहाँ बेटी एक तरह से साथी बन जाती है माँ के इस नई आजादी की खोज में। ये पीढ़ियों के बीच की समझ, उनका संवाद और एक तरह की विमेन सॉलिडेरिटी, महिला एकजुटता को दिखाता है, बहुत ही अलग और प्रोग्रेसिव तरीके से। हाँ, ये तो काफी अलग नजरिया है। जी, ये दिखाता है कि परिवार के रिश्ते भी कितने बदल सकते हैं, कितने फ्लूइड हो सकते हैं। ये खुद में एक सामाजिक सीमा को तोड़ने जैसा है। और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है, शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला, माँ का पाकिस्तान जाने का फैसला। हाँ, वो तो बिल्कुल जैसे कहानी को एक नई दिशा ही दे देता है। एक ऐसी महिला जो अभी अभी इतने गहरे अवसाद से बाहर आई है, वो अचानक सरहद पार करना चाहती है। उसी पाकिस्तान में जहां उनका बचपन बीता था, जहां विभाजन का दर्द जुड़ा है। बिल्कुल। और ये यात्रा सिर्फ मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना भर नहीं है। ये असल में समय में पीछे जाना है। ये अतीत की उन गलियों में, उन यादों में लौटना है जो कहीं दबी पड़ी थी। वो रिश्ते जो खो गए, वो विभाजन का दर्द जो शायद अभी भी जिंदा है। तो ये सिर्फ ज्योग्राफिकल यात्रा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये स्मृतियों की यात्रा है, इतिहास की यात्रा है, अपनी पहचान की जड़ों को टटोलने की यात्रा है। उपन्यास बहुत खूबसूरती से दिखाता है कि इतिहास, खासकर पार्टीशन जैसा बड़ा सदमा, कैसे हमारे पर्सनल जीवन का हिस्सा बन जाता है। चाहे हम उसे भूलना चाहें, चाहे कितना भी भूलना चाहे, वो हमारी पहचान में रचा बसा होता है।
और यहीं ये सवाल भी उठता है कि क्या हम अपने इतिहास से कभी पूरी तरह अलग हो सकते हैं या उसका सामना करना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। शायद माँ की यात्रा इसी दूसरे रास्ते की तरफ इशारा करती है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो इस कहानी के जरिए नीतांजलि श्री कई गहरे विषयों को छूती हैं। आपने सीमाओं की बात की। ये सीमा या बॉर्डर ये उपन्यास में किन किन रूपों में है? क्या सिर्फ भारत पाकिस्तान की सरहद? नहीं, और यही इस उपन्यास की मुझे लगता है सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। सीमा यहाँ एक मल्टी लेयर्ड सिंबल है। अच्छा। हाँ, भारत पाकिस्तान की भौगोलिक सीमा तो है ही, वो विभाजन, अलगाव, खोया हुआ अतीत, इन सब का प्रतीक है। लेकिन उपन्यास इससे कहीं आगे जाता है। जैसे वो सामाजिक सीमाएं जो एक विधवा महिला के आसपास खींच दी जाती हैं, उसे कैसे रहना है, क्या पहनना है, क्या महसूस करना है। सही। फिर पारिवारिक सीमाएं हैं, रिश्तों की बनी बनाई परिभाषाएं, उम्मीदों का बोझ। फिर उम्र की सीमा पर सवाल है कि भाई एक उम्र के बाद क्या जीवन में रोमांच, इच्छा या आजादी खत्म हो जाती है। और शायद जेंडर की सीमाएं भी। बिल्कुल, लिंग की सीमाएं कि एक औरत होने के नाते आपके दायरे क्या हैं। तो माँ का जो ये पूरा सफर है वो इन सभी सीमाओं को लांघने का सफर है। एग्जैक्टली। माँ जाने अनजाने में कहें या शायद जानबूझ करी इन सभी दिखने वाली और न दिखने वाली सीमाओं को चैलेंज करती हैं, उन्हें पार करती हैं। पाकिस्तान जाना भौगोलिक सीमा लांघना हो गया। हाँ। समाज की परवाह ना करना सामाजिक सीमा लांघना हो गया। बेटी के साथ वो जो बराबरी का रिश्ता है वो पारंपरिक पारिवारिक सीमाओं को तोड़ता है। और 80 की उम्र में नई इच्छाएं रखना, वो उम्र की सीमा को नकारना है। और ये सब करते हुए एक महिला के तौर पर वो अपनी एजेंसी दिखाती हैं, अपनी मर्जी चलाती हैं, जो जेंडर की सीमाओं को चुनौती देता है। तो इस प्रक्रिया में वो अपनी पहचान को भी जैसे फिर से गढ़ रही हैं। बिल्कुल, वो दिखाती हैं कि पहचान कोई फिक्स चीज नहीं है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। ये तो एक बहती नदी जैसी है जो बदलती रहती है, नई दिशाएं लेती है। उपन्यास इसी फ्लूइडिटी को, पहचान की इसी तरलता को सेलिब्रेट करता है। पहचान की तरलता और सीमाओं को लांघना, ये हमें सीधे उपन्यास के एक और अहम पहलू पर लाता है, इसका फेमिनिस्ट नजरिया। जी। अक्सर नारीवाद को हम यंग जनरेशन या वर्किंग वुमेन से जोड़ते हैं। एक 80 साल की महिला के जरिए ये उपन्यास नारीवाद के बारे में क्या कह रहा है? ये उपन्यास नारीवाद की समझ को और फैलाता है, उसे ज्यादा इंक्लूसिव बनाता है। ये दिखाता है कि भाई पेट्रियार्की को, पितृसत्ता को चुनौती देने की, अपनी आजादी क्लेम करने की कोई उम्र नहीं होती। माँ का वो जो पारंपरिक विधवा का रोल था उसे नकार देना, समाज के बनाए रास्तों पर चलने से मना करना, अपने शरीर पर, अपनी इच्छाओं पर अपना हक जताना, ये सब बहुत गहरे फेमिनिस्ट एक्ट्स हैं। और बेटी के साथ उनका रिश्ता, वो भी, वो जो बराबरी का गैर पारंपरिक रिश्ता है, वो भी स्त्री एकजुटता का ही एक रूप है। और उनकी वो यात्रा पाकिस्तान की, अकेले अपनी शर्तों पर, वो उनकी एजेंसी, उनकी आत्मनिर्भरता का सबूत है। क्या हम उनके शुरू के डिप्रेशन को भी इस नजरिए से देख सकते हैं, वो जो बिल्कुल कट गई थी सबसे? हाँ, कुछ लोग ऐसा भी इंटरप्रेट करते हैं कि उनका वो दुनिया से मुंह मोड़ लेना, वो चुप्पी, वो बिस्तर पर पड़े रहना, वो सिर्फ दुख नहीं था, बल्कि समाज की उन उम्मीदों के खिलाफ एक पैसिव रेजिस्टेंस था, एक निष्क्रिय प्रतिरोध। अच्छा, कि मुझसे जो उम्मीद की जा रही है मैं वो नहीं करूंगी। बिल्कुल, एक तरह का नॉन कोऑपरेशन। और फिर उसी पैसिव रेजिस्टेंस से एक एक्टिव, एक विद्रोही चेतना निकलती है। तो ये उपन्यास तोड़ता है इस सोच को कि फेमिनिज्म सिर्फ बाहर की दुनिया में एक्टिव होने का नाम है। ये मन की आजादी, अपनी शर्तों पर जीने के बारे में भी है, उम्र कोई भी हो। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि कहानी मौत से, शोक से शुरू होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये जिंदगी का जश्न सी लगने लगती है। जीवन और मृत्यु का ये रिश्ता कैसे दिखाया गया है उपन्यास में? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। शुरुआत होती है मृत्यु के अंधेरे से, पति की मौत और माँ का वो जीवन से उदासीन हो जाना, वो भी एक तरह की मानसिक मौत ही है। हाँ। लेकिन मृत्यु यहाँ पर अंत नहीं बनती, वो एक कैटलिस्ट बन जाती है, एक उत्प्रेरक। वो माँ को मजबूर करती है अपने जीवन को, अपने रिश्तों को, अपनी पहचान को फिर से देखने पर। उस शोक और अवसाद की राख से ही एक नई जिंदगी, एक नई माँ पैदा होती है। उपन्यास दिखाता है कि मौत जिंदगी का हिस्सा है, जरूरी हिस्सा है, लेकिन वो जिंदगी पर हावी नहीं हो सकती। बल्कि मौत का सामना करके ही, बिल्कुल, मौत का सामना करके, उसके साये से गुजरकर ही जिंदगी को शायद और गहराई से और मीनिंग के साथ जिया जा सकता है।
माँ का सफर जिंदगी की जो अदम्य इच्छा है ना, जो फिर से खिलने की चाहत है, उसका प्रतीक है। ये एक तरह से मौत पर जीवन की जीत है, पुनर्जन्म जैसा। और इस पुनर्जन्म में अतीत का क्या रोल है? खासकर वो पार्टीशन की यादें आपने पहले जिक्र किया था। अतीत और वर्तमान के बीच क्या रिश्ता बनता है यहाँ? उपन्यास साफ दिखाता है कि अतीत कभी मरता नहीं है, वो हमारे आज में सांस लेता है। माँ की पाकिस्तान यात्रा इसका सबसे बड़ा सबूत है। वो विभाजन की यादें, वो खोए हुए लोग, वो बिछड़े रिश्ते, वो सब उनके आज का हिस्सा हैं, उनकी पहचान बनाते हैं। उपन्यास ये नहीं कहता कि अतीत को भूल जाओ, बल्कि ये कहता है कि अतीत का सामना करो। जब माँ पाकिस्तान जाती हैं तो वो सिर्फ किसी खोए प्यार या बचपन की जगह को नहीं ढूंढ रही, वो अपने इतिहास के उस हिस्से से रूबरू हो रही हैं जिसने उन्हें वो जो है बनाया है। तो क्या अतीत का सामना करने से वर्तमान बदल जाता है? हाँ, एक तरह से। उपन्यास दिखाता है कि अतीत की उन गांठों को खोले बिना, उन्हें समझे बिना आज में सच्ची आज़ादी महसूस करना मुश्किल है। अच्छा। जब माँ उस पार जाती हैं, उस दर्दनाक याद का सामना करती हैं, तो वो अतीत को तो नहीं बदल सकती, पर वो अतीत के साथ अपने रिश्ते को बदल लेती हैं। वो उसे स्वीकार करती हैं, अपनी आज की कहानी का हिस्सा बनाती हैं, और इस स्वीकृति से एक तरह की मुक्ति मिलती है। एक हल्कापन आता होगा। बिल्कुल। और वो मुक्ति उन्हें अपने आज को और ज्यादा खुलेपन से, ज्यादा हिम्मत से जीने की ताकत देती है। तो अतीत और वर्तमान यहाँ दुश्मन नहीं है, वो एक डायलॉग में है, और उसी डायलॉग से भविष्य का रास्ता खुलता है। ये सीमा सिर्फ देशों के बीच नहीं, समय के बीच भी है, और माँ उसे भी पार करती हैं। कमाल है। तो इन सारी बातों को अगर समेटें तो इस उपन्यास का निचोड़ क्या है? मतलब अगर हमें किसी को बताना हो कि रेत समाधि क्यों पढ़नी चाहिए तो हम क्या कहेंगे? देखिए, ये उपन्यास सिर्फ एक 80 साल की औरत की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये कहानी है सीमाओं के पार जाने की। हर तरह की सीमाएं। हाँ, चाहे वो देशों की सरहदें हों, समाज के नियम हों, उम्र की दहलीज हो, या फिर हमारे अपने मन के अंदर की दीवारें हों। ये पर्सनल फ्रीडम की तलाश है, ये जानना कि हम कौन हैं और क्या होना चाहते हैं। ये इतिहास और यादों से हमारे रिश्ते की कहानी है, और ये दिखाती है कि कैसे बड़े ऐतिहासिक हादसे हमारी निजी जिंदगियों में गहरे उतर जाते हैं। पर सबसे बढ़कर ये इंसान की जो रूह है ना, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी हाल में, किसी भी उम्र में फिर से खड़े होने की, अपनी राह बनाने की जो इच्छा है, उसकी कहानी है। एक उम्मीद देती है। बिल्कुल, ये उम्मीद जगाती है कि बदलाव मुमकिन है, अपनी कहानी को फिर से लिखना हमेशा मुमकिन है। और हाँ, भाषा के स्तर पर, क्राफ्ट के स्तर पर, संवेदना के स्तर पर, ये एक बहुत ही यूनिक, बहुत ही यादगार अनुभव है। वाकई एक ऐसी कहानी जो सोचने पर मजबूर करती है, सीमाओं पर, पहचान पर, और जिंदगी को उसकी सारी जटिलताओं और संभावनाओं के साथ जीने पर। तो ये थी गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के कुछ खास पहलुओं पर हमारी आज की ये बातचीत। और हाँ, जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हमने बाहरी सीमाओं की तो बहुत बात की, देशों की, समाज की, उम्र की, लेकिन क्या हम अपने अंदर भी बहुत सी अदृश्य दीवारें नहीं बना लेते? बिल्कुल। डर की, संकोच की, अपने बनाए हुए प्रेजुडिसेस की, लोग क्या कहेंगे इस सोच की। ये दीवारें शायद बाहर की दीवारों से ज्यादा मजबूत होती हैं, ज्यादा कैद करती हैं। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन अंदर की अनदेखी दीवारों को गिराने के लिए कैसा साहस चाहिए होता है, कैसी यात्रा करनी पड़ती है, शायद वैसी ही जैसी इस उपन्यास की माँ ने की।